उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद जारी। मशीन के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू। 86 मीटर तक खुदाई, 200 mm चौड़े डाले जाएंगे पाइप। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद अब होगा शराबबंदी का सर्वेक्षण। सीएम नीतीश ने जारी किया निर्देश। घर घर जाकर टीमें पता लगाएंगी कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। तेलंगाना के मेडक से प्रधानमंत्री मोदी का राज्य सरकार पर बोले, बीजेपी के डर से बदल रही है सीट। पहली बार बनने जा रही सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने टेक्सटाइल पार्क का किया वादा। बीआरएस नेता के कविता का कांग्रेस पर हमला। बोली, गांधी परिवार ने जनता को धोखा दिया। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी फर्जी केस से हमें दबा नहीं पाएगी। मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। सर्वोच्च बलिदान के लिए भी तैयार। 250 से ज्यादा किए फर्जी केस, एक भी सबूत नहीं। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले लौरेब हाशमी के घर से मिला आतंक का सामान। लैपटॉप में तालिबान, हमास और हिजबुल्लाह के वीडियो, 2 मोबाइल, 5 डायरी और बैंकों के पासबुक जब्त। एटीएस, आईबी और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कर रही है जांच। गाजा में सीज फायर, वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स का एक्शन। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, आईडीएफ के हमले में मारे गए 6 लोग। बमबारी से रिफ्यूजी कैंप में भी आग। नमस्कार, 3 बजे की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आइए शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले 25 ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पहली बड़ी खबर, इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। रिहाई के बाद जेरूसलम में स्वागत किया गया कैदियों का। एक और बड़ी खबर, रिहा होने वाले बंधकों में 9 साल की बच्ची भी शामिल है। एमएलई की रिहाई के बाद पिता की आंखें नम हो गई। हमास कैद से रिहा हुई है 9 साल की एमिली हैन। एक और बड़ी खबर, जेनिन में इजरायली सेना की रेड जारी। हमास के लड़ाकों को किया जा रहा गिरफ्तार। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन शिविर में बमबारी के बाद शिविर में लगी भीषण आग। थाईलैंड के रिहा बंधकों से मिले इजरायली विदेश मंत्री। एक और बड़ी खबर, शमीर अस्पताल में जाकर मुलाकात हुई है। कल हमास ने थाई नागरिकों को किया था रिहा। यूएन ने इजरायली सेना पर लगाया बड़ा आरोप। इजरायली सेना गाजा चेकपोस्ट से फिलिस्तीनी नागरिकों को कर रही गिरफ्तार। दक्षिण गाजा जा रहे लोगों की हो रही है गिरफ्तारियां। एक और बड़ी खबर, ऑफर जेल के पास लोगों पर दागे गए टीयर बम। इजरायली फोर्स पर टीयर गैस बम चलाने का आरोप। फिलिस्तीनी मीडिया ने जारी किया वीडियो। एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना पर अस्पतालों की घेराबंदी का आरोप है। जेनिन के अस्पताल को घेरने का आरोप। वेस्ट बैंक के अधिकारियों ने लगाया आरोप। जेनिन में इजरायली फोर्स की बड़ी कार्रवाई। कैंप के रास्तों पर चलाया बुलडोजर। कैंप के रास्तों पर की जा रही है खुदाई। गाजा में पहुंचाई जा रही मानवीय मदद लेकर 200 ट्रक पहुंचे गाजा। इस वक्त की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जेनिन शहर में घर में लगी आग। इजरायली सेना पर बमबारी का आरोप। एक और बड़ी खबर, ऑफर जेल के पास दागे गए टीयर बम। कैदियों की रिहाई का इंतजार कर रहे थे लोग। इजरायली फोर्स पर टीयर गैस बम चलाने का आरोप। एक और बड़ी खबर, जेनिन में इजरायली फोर्स की कार्रवाई। कैंप के रास्तों पर बुलडोजर चलाया गया है। कैंप के रास्तों पर खुदाई की गई।
जेनिन में अस्पतालों की हो रही है निगरानी। इजरायली सेना एम्बुलेंस की कर रही है जांच। फिलिस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी का दावा। गाजा में पहुंचाई जा रही मानवीय मदद लेकर 200 ट्रक पहुंचे गाजा। इजरायल के एलियट में मिसाइल से हमला हुआ है। हूती विद्रोहियों ने एलियट पर दागी मिसाइल। इजरायली सेना ने भी किया पलटवार। אין אזעקות, אין כלום, יש פה טילים. और आइए आपको बताते हैं वॉर जोन की खबरें विस्तार से। देखिए किस तरह 20 देश दुनिया के तैयार हो चुके हैं, क्योंकि 9 फ्रंट वॉर इस वक्त सामने आया है। पूरी दुनिया में हड़कंप है, दहशत है। ईरान, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। ईरान में एटमी सेंटर में भीषण विस्फोट हुआ है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में धमाका सुना गया। द यरूशलम पोस्ट की खबर में दरअसल दावा हुआ है आज सुबह लोगों ने धमाके की बड़ी आवाज सुनी है। ईरान के इस्फहान में है ये एटमी सेंटर। तो देखिए खलबली मच गई है कि क्या ईरान ये एटमी बटन दबाने वाला है। क्या ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को और धार देगा? जो इस वक्त खबर है वो वाकई डरा देने वाली है। ईरान के इस्फहान में एटमी सेंटर के दौरान ये धमाके की आवाज सुनी गई। एटमी सेंटर में भीषण विस्फोट हुआ है। ईरान के इस्फहान में है एटमी सेंटर। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईरान पर पश्चिमी देशों में बड़ा मतभेद सामने आया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुई जो चर्चा है इसमें मतभेद देखने को मिला है। पश्चिमी देशों के बीच नहीं बन पा रही है सहमति। परमाणु कार्यक्रम के विरोध में प्रस्ताव पर टकराव देखने को मिला है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक में आम सहमति नहीं बन पाई ईरान को लेकर। आपको बता दें कि ईरान के परमाणु प्लान से दहशत में इस वक्त दुनिया दिखाई दे रही है। और डर की क्या वजह है आपको बताते हैं। इस वक्त क्या खलबली मची हुई, हलचल तेज है। ईरान के परमाणु प्लान से दहशत में दुनिया। डर की वजह क्या है? किसी भी वक्त परमाणु शक्ति बनने के करीब है इस वक्त ईरान। खतरनाक असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में परमाणु शक्ति बनने की दरअसल होड़ लगी हुई है ईरान में। और पहले आपको बता दें कि विध्वंसक तैयारी किस तरह की है। पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों का भंडार इस वक्त मिडिल ईस्ट में है, लेकिन ईरान की सक्रियता सवाल उठाती है। जंगी मोर्चे पर मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा और ईरान इसी फिराक में भी है कि वो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। रूस, चीन, ईरान की तिकड़ी भारी पड़ेगी और पश्चिमी विरोध इसका देखने को मिलेगा। नए समीकरण भी बनते हुए दिखाई देंगे। छोटे मुस्लिम देशों का रहनुमा बन सकता है ईरान, और इसीलिए आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि ईरान करना क्या चाहता है, क्या एटमी प्लान है उसका। और एक और बड़ी खबर, ईरान की एटमी तैयारी पर पश्चिमी धमकियां बेअसर है। नहीं सुन रहा ईरान। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने टेंशन बढ़ाई है। ईरान की तैयारी पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई है। हथियार के लिए जरूरी यूरेनियम बनाने के बहुत करीब है ईरान और सभी सामान भी जुटाए जा चुके हैं। यूरेनियम की सीमा बढ़ा रहा है ईरान। ये बहुत चिंताजनक खबर है कि किस तरह परमाणु युद्ध के मुहाने पर इस वक्त ईरान है, और ईरान अगर ट्रिगर दबाएगा तो क्या दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा? सवाल तो यही है। 3 परमाणु बमों के लिए जरूरी सामान अब तक ईरान ने जुटाए हैं। तो ईरान के जिस प्लान को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, अब आपको ईरान की वो तैयारी समझाते हैं।
2015 में ईरान के साथ अमेरिका की डील हुई। डील में यह तय हुआ कि परमाणु कार्यक्रम रोकने के बदले ईरान से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने सौदा तोड़ दिया और ईरान पर फिर प्रतिबंध लगा दिए। ईरान ने फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया। फिर 2022 में यूरोपियन ब्लॉक ने ईरान से बातचीत शुरू की, लेकिन बातचीत फेल रही, नाकाम रही। 2023 के अंत की रिपोर्ट है कि ईरान ने 66% तक यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट कर लिया है। इसका मतलब है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है, बहुत करीब। परमाणु ऊर्जा प्लांट के लिए 3.5% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम चाहिए होता है। ईरान लक्ष्य से सिर्फ 24% दूर है, यानी 24% यूरेनियम संवर्धित अगर ईरान करेगा तो परमाणु बम का फ्यूल तैयार कर लेगा। और यूरेनियम को 24% तक संवर्धित करने में 8 दिन का समय लगता है। तो आप सोचिए कैसी स्थिति इस वक्त है, ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की सरकार परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और इसका संकेत तेहरान से भी मिला है। ये है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अल शमखानी। दरअसल अली शमखानी ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। शमखानी 10 साल से इस पद को संभाल रहे थे। शमखानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अवरोध माने जाते थे। पश्चिमी देश और IAEA शमखानी को इस पद पर बनाए रखना चाहते थे। शमखानी ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के विरोधी थे और पश्चिमी देशों की नीतियों के समर्थक। संकेत साफ है कि शमखानी के जाते ही ईरान यूरेनियम तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर चुका है और खास बात यह है कि ईरान के पास इस वक्त परमाणु बम बनाने के कई सटीक मौके हैं। पहला ये कि ईरान पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत कम है। दूसरा, रूस ने दावा किया है कि उसके पास सबूत है कि इजराइल के जखीरे में परमाणु बम है। रूस ने कहा है कि उसने तुर्की के कुछ सिग्नल रिकॉर्ड किए हैं जो बताते हैं कि इजराइल के पास परमाणु बम है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोधी रहा है और कई बार धमकी दे चुका है कि उसके परमाणु केंद्रों पर बमबारी करके सब तबाह कर देगा। लेकिन अब आसार ऐसे बन रहे हैं कि 8 दिन के भीतर परमाणु बम तैयार करके उसका परीक्षण कर सकता है और इसी से फिलिस्तीन का भविष्य तय होगा। ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो शक्ति के सारे समीकरण उलट-पुलट हो जाएंगे। अरब में सबसे शक्तिशाली देश बनने के बाद ईरान अपनी शर्तों पर गाजा युद्ध का समाधान कराएगा। ईरान अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुका सकता है, गाजा में अपनी मर्जी की सरकार बनवा सकता है, फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना करा सकता है, इजराइल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। रिपोर्ट यह भी है कि इजराइल के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो तेल अवीव परमाणु हमला कर देगा। अगर अरब से परमाणु टकराव शुरू हुआ तो महाविनाश का चक्र शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास के खूनी खेल पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हमास 6 महीने पहले ही करने वाला था कत्लेआम। इजराइल में अलर्ट बढ़ने से हमास ने हमला रोका। आखिरकार 7 अक्टूबर को फिर खूनी खेल किया, खूनी हमला किया हमास ने। लेकिन इससे पहले 6 महीने पहले ही ये हमला करने वाला था हमास। ये खुलासा हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो कुछ किया उससे जुड़े खुलासे में और क्या-क्या सामने आया है। क्या हमास की प्लानिंग थी इससे पहले? हमास ने 6 महीने टाला था कत्लेआम। पासओवर की पूर्व संध्या पर करने वाला था अटैक, ये जानकारी मिली है। प्राचीन मिस्र की गुलामी से इजरायलियों की
मुक्ति का पर्व ये माना जाता है और तभी हमला किया। इजराइल में इस मौके पर अलर्ट बढ़ने से अपना प्लान हमास ने रोक दिया। इंटेलिजेंस को संभावित हमले की सूचना भी मिली थी। इस साल 5 अप्रैल को ये पासओवर उत्सव होता है इजराइल का, जब हमले की प्लानिंग थी। बाद में आईडीएफ को लगा कि उन्हें फॉल्स अलार्म मिला था। 5 अप्रैल का हमला रोकने के बाद हमास आशंकित हो गया। हमास को डर था कि इजराइल को योजना की भनक लग गई है। इसके बाद हमास ने ऑपरेशन को टॉप सीक्रेट कर दिया। 7 अक्टूबर से पहले खुद कई हमास मेंबर्स को जानकारी नहीं थी कि हमला कब होने वाला है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास पर बोले फ्रांस के 18 पूर्व राजनयिक, हमास को मिटा नहीं सकते। इजराइल की बातें वास्तविक नहीं है, हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए, तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। फ्रेंच राजनयिक भी सामने आए। फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे में छपे लेख में फ्रेंच राजनयिकों ने और क्या कुछ कहा है, आइए बिग वॉल के जरिए डिटेल में आपको बताते हैं कि क्या बातें कही गई हैं अखबार में। युद्ध में इजराइल के टारगेट वास्तविक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये बोला गया है। हमास को खत्म करने की बात एक कल्पना भर है, एक फिक्शन है। गाजा में पूरी तरह जंग में उतरना व्यर्थ है, ये भी कहा फ्रेंच राजनयिक ने। हमास का खात्मा सिर्फ एक नारा हो सकता है इजराइल का, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। 2006 में इजराइल हिजबुल्लाह को मिटाना चाहता था, ये भी कहा गया। नतीजा बताता है कि इजराइल की नीति वास्तविक नहीं थी और इसके अलावा हमास के खिलाफ अब तक 5 सैन्य अभियान नाकाम रहे हैं, ये भी कहा गया। ये भी कहा गया कि इजराइल कुछ भी कर ले, हमास फिर पैदा हो जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। इजरायली सेना हमास को कभी नहीं हरा पाएगी और ये बहुत बड़ी बात है। भारी जन समर्थन पर खड़ा संगठन कभी नहीं मिटेगा, न मिट सकता है, ये कहा गया फ्रेंच राजनयिक की तरफ से। तो देखिए, आवाजें कई उठ रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कतर में नहीं होगी किसी हमास नेता की हत्या। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू ने कतर की सरकार को भरोसा दिया है। मोसाद के टारगेट पर है हमास के कई सीनियर लीडर्स। कतर ने बंधक डील में मध्यस्थता की है, तो कतर में किसी लीडर की हत्या नहीं होगी। हमास के नेताओं को कहीं भी मारने की बात करता रहा है इजराइल, लेकिन अब कतर में मौजूद हमास नेताओं को नहीं मारने का भरोसा दिया गया है। तो क्या सीज फायर हमास के लिए लंबी जंग का बहाना है? क्या सीज फायर के पीछे इजराइल को लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की आग में फंसाना है? क्या 4 दिनों की सीज फायर का ऐलान ईरान का माइंड गेम है? इन सवालों की वजह है ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की बारूदी साजिशें और सीज फायर के मौजूद हो रहे उनके हमले। युद्ध विराम होने के बाद भी हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि सीज फायर की साजिश हमास को नई ताकत जुटाने का मौका देना है। सीज फायर तो बहाना है, असली मकसद इजराइल को युद्ध में थकाना है। ये महज अनुमान नहीं, तथ्य है। इसके सबूत हैं सीज फायर के बावजूद इजराइल में हो रहे प्रॉक्सी हमले। अंशकालिक युद्ध विराम का ऐलान होते ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में बारूद बरसाना शुरू कर दिया। सीज फायर का ऐलान होने के बाद हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से कई रॉकेट दागे गए। उत्तरी इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ड्रोन अटैक भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए कुछ ड्रोन को इजराइल ने इंटरसेप्ट भी किया।
इसी बीच हिंद महासागर में इजरायली शिप पर ड्रोन हमला हुआ। माना जा रहा है कि यह हमला भी ईरान समर्थित गुट ने ही किया। इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस सीजफायर को हमास लंबी जंग का हथियार बना रहा है? क्या सीजफायर के पीछे इजरायल को स्थायी तौर पर जंग में फंसाए रहने की चाल है? कहा जा रहा है कि सीजफायर के बहाने हमास के इस चाल का मास्टरमाइंड ईरान है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजरायल के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने भी हाल ही में कहा था कि जब युद्ध में हमास थक जाएगा तो उसके बदले हिजबुल्लाह हमले शुरू करेगा। साथ ही हूती और ईरान समर्थित दूसरे संगठन भी इजरायल पर हमले करेंगे। इतने समय में हमास फिर से अपनी तैयारी कर लेगा और इस रणनीति के तहत प्रॉक्सी संगठन इजरायल को एक अंतहीन युद्ध में फंसाए रखेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजरायल को हमास इस तरह से जंग में उलझाए रखना चाहता है ताकि इजरायली सेना के बड़े हथियार और गोला बारूद खत्म हो जाएं। इसी मौके का फायदा उठाकर हमास अपने समर्थक देशों से नए विध्वंसक हथियार हासिल करके इजरायल पर फिर से बड़े हमले की ताक में है। इसी रणनीति के तहत हाल ही में हमास के प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिका के 5 बड़े सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। बताया गया कि सभी हमलों को हिजबुल्लाह, हूती और ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने अंजाम दिया। इस तरह से ईरान समर्थित गुट इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी युद्ध में उलझाए रखना चाहते हैं। साथ ही प्रॉक्सी गुट हमास को बारूदी ऑक्सीजन देने में जुटे हैं ताकि अल्पकालिक युद्ध विराम के बाद हमास पूरी ताकत के साथ इजरायल पर दोबारा बड़े हमले कर सके। सीजफायर का ऐलान भले ही हो गया है, लेकिन इजरायल भी ईरान के प्रॉक्सी गुटों की गतिविधियों को लेकर खामोश नहीं बैठा है। इजरायली सेना ने भी सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल को मार गिराया, जिसे लेबनान बॉर्डर की तरफ से लॉन्च किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल इजरायली इलाके में दागी गई थी। इससे कुछ घंटे पहले ही इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बम बरसाए थे। जाहिर है 4 दिन के सीज फायर के बाद एक बार फिर इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग शुरू हो जाएगी। सीज फायर के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा है कि सीज फायर के बाद हमास पर फिर हमला होगा। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। युद्ध 2 महीने तक चल सकता है। उधर इजरायल की चेतावनियों से बेपरवाह हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर इजरायल की किसी भी चेतावनी का असर नहीं हो रहा है। लेकिन अब इजरायल के लोग भी हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। कुछ इजरायली लोग सीज फायर के बीच ही लेबनान बॉर्डर पर जमा हुए और इन लोगों ने हिजबुल्लाह को चैलेंज करने के लिए एक डांस पार्टी का भी आयोजन किया। फिलहाल इजरायल और हमास के बीच 4 दिन के लिए सीज फायर का फैसला हुआ है। बंधकों की रिहाई के लिए अंशकालिक सीज फायर किया गया है। बंधकों के बदले इजरायल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी गुट अपनी बारूदी साजिशों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर मिल रही है। 7 अक्टूबर के हमले पर बोला हिजबुल्लाह, हमास का हमला अद्भुत था। आगे चलकर हमले का असर दिखेगा। जल्द ही हमले का असर पता चलेगा। हमास ने जबरदस्त ऑपरेशन किया था। और एक और बड़ी खबर बता दें, वेस्ट बैंक में 6 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई। आईडीएफ ने की 6 फिलिस्तीनियों की हत्या। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। आईडीएफ ने मामले की जांच की बात कही है।
और आइए देखते हैं कि वेस्ट बैंक के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस बारे में और क्या कुछ बताया गया है। 6 फिलिस्तीनियों की हत्या के बारे में क्या बताया गया। गाजा में सीजफायर के बीच वेस्ट बैंक में हमला हुआ। इजरायली हमले में 6 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। मारे गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। 5 लोगों की मौत जेनिन में हुई, 1 की यातमा में हुई। जेनिन में हमले में 6 लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली प्रवक्ता ने कहा कि मामले की जांच कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वेस्ट बैंक की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो के अभियान पर भड़क गया है रूस। समंदर में हथियार तलाशने का अभियान है। दूसरे विश्व युद्ध के केमिकल हथियारों की खोज की जा रही है। समंदर में डुबोए गए थे हिटलर के हथियार। अब ईयू नेटो देश तलाशेंगे इन हथियारों को। तो हिटलर के केमिकल हथियार खोजेंगे। हिटलर के केमिकल हथियार विश्व युद्ध 3 का क्या आधार बनेंगे। आइए बिग वॉल के जरिए कुछ डिटेल आपको बताते हैं कि क्या आधार हो सकता है ये हथियार। अमेरिका समेत नेटो देश दूसरे विश्व युद्ध के हथियार तलाशने में लग गए हैं। 80 साल पहले समंदर में डुबोए गए थे हथियारों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, जो 80 साल पहले डुबोए गए थे। हिटलर के वक्त बाल्टिक सी में केमिकल हथियार डुबो दिए गए थे जब ये युद्ध चल रहा था। 1945 में जर्मनी की हार के बाद हथियारों के भविष्य पर मंथन हुआ और जब मंथन हुआ तो ये सामने आया कि 20 दिन तक बैठक चली। फैसला हुआ कि हथियार समंदर में डुबोए जाएंगे। ये उस वक्त की बात है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। 3 साल तक इन हथियारों को समंदर की गहराइयों में उतरकर फेंक दिया गया था, केमिकल वेपन्स को। अब नेटो देश बाल्टिक सी में बड़ा खोजी अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा समंदर में विनाशकारी हथियार तलाशे जा रहे हैं जो हिटलर ने बनवाए थे। और भी जानकारी सामने आई है। खतरनाक हथियारों के लिए नेटो के इसी अभियान पर रूस भड़का हुआ है। अब रूस ने ये साफ कहा है कि नेटो के इस कदम से तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। देखिए, रशिया बहुत एक्टिव हो गया है, तो क्या हथियार तलाशा जाएगा और रशिया फिर रुख क्या अपनाएगा, ये देखना होगा। गाजा के रण और यूक्रेन की जंग के बीच दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, जिसके बाद अमेरिका और नेटो देशों ने हिटलर के उन हथियारों की खोज शुरू कर दी है जिसे 80 साल पहले समंदर में दफन कर दिया गया था। अगर हिटलर का ये विध्वंसक जखीरा नेटो को मिल गया तो रूस के लिए अमेरिका से जीतना नामुमकिन हो जाएगा। तारीख अगस्त 1945, जगह बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन के शहर पोट्सडैम में 20 दिनों तक चली मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और सोवियत संघ के राष्ट्रपति जोसेफ स्टॉलिन मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी की हार के बाद उसके भविष्य पर बात हुई, साथ ही उन केमिकल हथियारों पर जिन्हें खास तौर से हिटलर के वॉर साइंटिस्ट ने तैयार किया था। तय हुआ कि इन केमिकल हथियारों को समंदर में डुबो दिया जाएगा। अगले 3 सालों तक समंदर की गहराइयों में अलग अलग जगहों पर इन हथियारों को दफना दिया गया। तारीख नवंबर 2023, जगह बाल्टिक सागर। अब 80 साल बाद बाल्टिक सी में समुद्र मंथन होने जा रहा है। समंदर की गहराइयों में उन विनाशक हथियारों की खोज होने जा रही है जिन्हें हिटलर ने खास तौर से तैयार करवाया था अपने दुश्मनों को तिल तिल कर मारने के लिए। बाल्टिक सागर की इन गहराइयों में हिटलर के केमिकल हथियारों की खोज नाटो देश करने वाले हैं, जिसने एक बार फिर ब्लू वॉर जोन में उफान ला दिया है। नाटो देश बाल्टिक सी में बड़ा खोजी अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। नाटो की गुस्ताखी से रूसी राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला है और समंदर में रूसी युद्धपोत गर्जना कर रहा है।
रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि नाटो का यह कदम दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध लेकर आएगा। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मई 1945 में जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सोवियत संघ ने जर्मनी के केमिकल हथियारों पर कब्जा कर लिया, जिसमें तकरीबन 65,000 टन सक्रिय केमिकल हथियार थे। जिसके बाद अगस्त 1945 में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच पोट्सडैम समझौता हुआ। समझौते में तय हुआ कि इन केमिकल हथियारों को समंदर की गहराइयों में डुबो दिया जाएगा। पोट्सडैम समझौते पर अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अटलांटिक महासागर में केमिकल हथियार को डंप कर दिया, जबकि सोवियत संघ ने इन हथियारों को बाल्टिक सागर की गहराइयों में फेंक दिया। हेलसिंकी आयोग यानी हेलकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में 150 से 300 जगहों पर केमिकल हथियार डुबोए गए थे। हिटलर के केमिकल हथियारों का बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के पास था, जिसमें से तकरीबन 40,000 टन केमिकल हथियार रूस ने बाल्टिक सागर में दफना दिया। ज्यादातर हथियारों को बॉर्नहोम और गोटलैंड द्वीपों के पास दफनाया गया। ये दोनों ही द्वीप स्वीडन और फिनलैंड के पास हैं। रूस का दावा है कि अब इसी केमिकल जखीरे की तलाश में नाटो देश बाल्टिक सागर में समुद्र मंथन करने वाले हैं, जिसके लिए बीते कुछ दिनों से नाटो देशों के युद्धपोत बार बार इन इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जिसके खिलाफ रूस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बाल्टिक सागर में रूसी युद्धपोत बारूद बरसा रहे हैं। रूस की नौसेना कैलिबर मिसाइलों से डमी युद्धपोतों को तबाह करने की ड्रिल कर रही है। रूस के टोही विमान लगातार बाल्टिक क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं, ताकि नाटो की गतिविधियों पर बारीक नजर रखी जा सके। रूस ने इसे लेकर नाटो और यूरोपियन यूनियन को कड़ी चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्रालय में यूरोपीय विभाग के निदेशक सर्गेई बिलायेव ने कहा, बाल्टिक सागर में नाटो की गतिविधियां चिंता बढ़ाने वाली है। नाटो समंदर में फेंके गए रासायनिक हथियारों की खोज कर रहा है। यह कदम बेहद गंभीर परिणाम लेकर आएगा। रूस का दावा है कि नाटो का प्रोग्राम बेहद सीक्रेट है और इसीलिए पहली बार रूस फिनलैंड के बॉर्डर भी बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ नाटो बाल्टिक सी में मंथन कर रहा है, तो दूसरी ओर रूस ने ब्लैक सी में अंडर वाटर टनल पर काम शुरू कर दिया है। रूस के इस फैसले से अमेरिका और नाटो देश भड़क उठे हैं और रूस को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। दरअसल रूस क्रीमिया से मेनलैंड तक अंडर वाटर टनल बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी चीन को दी गई है। चीनी कंपनियां बहुत जल्द पुतिन के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगी। दरअसल कर्च ब्रिज पर यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। वो 2 बार कर्च ब्रिज को नुकसान पहुंचा चुका है, जिससे क्रीमिया और रूस का कनेक्शन टूटने का डर है। ऐसे में अब पुतिन अंडर वाटर टनल के जरिए क्रीमिया और रूस को जोड़ने की कोशिश में है, जिसका अमेरिका और नाटो देश विरोध कर रहे हैं। साफ है, कहीं नाटो रूस को तो कहीं रूस नाटो को उकसा रहा है, जिससे ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक समंदर में जंग की चिंगारी भड़क रही है, जो कभी भी जंगी ज्वाला में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात देश की खबर की करते हैं। सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी के टनल में जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, एक उम्मीद की जगी है, एक आस जगी है कि अब उन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, SJVN ने टनल के ऊपर से ड्रिलिंग शुरू कर दी है और ये वर्टिकली की जा रही है। अब तक करीब 15 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई है, हो चुकी है और बाकी आपको बता दें कुल मिलाकर 86 मीटर तक
अंदर ये ड्रिल किया जाएगा, वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। टनल के टॉप से वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है। ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वर्टिकल ड्रिलिंग की। इसी के सहारे टनल के अंदर तक 86 मीटर तक जाया जाएगा और मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई है जो इस वक्त सामने आई है। SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहां से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। आप सभी को पता है कि उसके अंदर मशीन का जो ओगर का ड्रिलिंग वाला पार्ट होता है वो आप लोगों को फोटो भी शेयर किया गया है डीजी साहब के द्वारा, आप सभी के पास आ जाएगा वो। क्योंकि जब अंदर डाला गया था उसके अंदर पाइप के अंदर 700 जो 800 mm का है तो वो आगे जाकर के स्टकअप हो गया तो निकल नहीं पाया। जब टूट गया तो जो टूटा हुआ पार्ट है उसमें से खाली 9 मीटर और 6 मीटर 15 मीटर ही ऑटोमेटिकली मशीन निकाल पाई थी। सारी चीजें करके देखी गई परंतु वो उसके बाद नहीं निकला। जब वो बाहर नहीं निकल रहा था तो उसके अंदर फिर अल्टरनेट के तौर पे एक और सॉल्यूशन उसमें किया गया कि जो ओगर के फिन्स होते हैं जो मशीन काटती है उनको काटा जाए और जो आपका बीच का शाफ्ट बच जाता है फिर उसको काटा जाए और जितना काटते जाएंगे वो निकाला जाए। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कोई हडल आ जा रही है, दूसरी हडल एक खत्म होती है दूसरी आ जा रही है, लेकिन ये है कि उसका समाधान निकाल लिया गया। अपने अधिकारियों को सुना कि अब तक काम कहां तक पहुंचा है। शिवांग माथुर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इस टनल के बाहर से हमें इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। शिवांग, अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो अब आखिरी उम्मीद है वो ये वर्टिकल ड्रिलिंग है। 86 मीटर तक अंदर जाएगी ये मशीन और उसके बाद इस टनल में से टनल तक पहुंच पाएंगे, मजदूरों तक पहुंच पाएगी ये मशीन। क्या कुछ अपडेट इस वक्त वहां से मिल रहा है? देखिए निधि, इसको समझने के लिए 2 से 3 चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि जो ऑगर मशीन है, जो अमेरिकन ऑगर मशीन है, जो जिसको इंदौर से मंगाया गया था, परसों तक यानी कि फ्राइडे तक जो है उसने 45 मीटर तक की जो ड्रिलिंग है उसको अंजाम दिया था। उसके बाद उसमें कुछ समस्याएं आई थीं, उसके बाद उसने 1.8 मीटर और कवर किया, लेकिन बाद में जाके वो मशीन ख़राब हो गई। अब जो 45 मीटर की जो टनल खोदी गई थी, जो पाइपों के ज़रिए अंदर जाने की जो स्ट्रैटेजी थी, वो अब कम से कम ये साफ़ हो गया है कि वो फेल होती हुई नज़र आ गई है और जो ख़राब ऑगर मशीन है वो उसकी टनल के अंदर फंस चुकी है। ऐसे में जो प्लाज्मा कटर मंगाया गया कल हैदराबाद से, जो गैस कटर मंगाया गया, उससे ऑगर मशीन के जो टूटे हुए पार्ट्स हैं उसको बाहर निकाला जा रहा है। एक बार जब ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद इस टनल को सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइजेशन के बाद जो मैनुअल ड्रिलिंग होती है, जो बंगाल इंजीनियरिंग विंग के जो BEW के जो लोग यहाँ पे आए हैं वो उसके अंदर जाके एक बारी बारी से मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे। मैनुअल ड्रिलिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और उसके बाद वो मलबे को बाहर निकाला जाएगा और पाइप को आगे ऑगर मशीन के जरिए पुश किया जाएगा। तो ये तो पहली स्ट्रेटेजी है जो जिसके ऊपर शुरू से ही काम हो रहा है डे 1 से। इसके अंदर कई सारी अड़चनें भी आ रही हैं, लेकिन अभी भी इस स्ट्रेटेजी से जो 5 एजेंसीज हैं वो हटी नहीं है, वो इससे दरकिनार नहीं कर रहे हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी, क्योंकि बार बार इसमें समस्याएं आ रही हैं, तो दूसरी स्ट्रेटेजी जो अपनाई गई है वो वर्टिकल ड्रिलिंग की है। वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान पहले से ही तैयार था, लेकिन उसकी परमिशन नहीं दी जा रही थी। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी थे। वो ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई सेटबैक ना हो, कहीं टनल ना बैठ जाए, कहीं दूसरी समस्याएं ना खड़ी हो जाएं, क्योंकि 41 मजदूर अंदर मौजूद हैं और साथ साथ बहुत सारे मजदूर ऑलरेडी उनको बचाने के लिए टनल के भीतर काम कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि अगर आप ऊपर की तरफ देखें, जहाँ टनल के ऊपर जो पेड़ आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ ऊपर एक एरिया ऐसा आइडेंटिफाई किया है जो सॉफ्ट रॉक का एरिया है, वहाँ ड्रिलिंग शुरू हुई है, वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई है निधि, और 15 मीटर तक की सफलता मिल चुकी है। 86 मीटर का आंकड़ा बताया गया है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करनी है। तीसरी, मैं अपने कैमरामैन हरीश से कहूंगा वो जल्दी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शिवांग माथुर इस वक्त जहां पर ये टनल है और किस तरह से प्लान ए और प्लान बी को लेकर काम चल रहा है। अब प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही है, जैसा कि अधिकारियों को आपने सुना। और टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के अभियान में जुटे इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट और नॉर्डिक्स ने इस पूरे अभियान को लेकर क्या कुछ बताया है, आपको सुनवाते हैं।
This morning, newer plasma cutters have come, and the brave men who are going in there in a pipe with plasma cutters and cutting it piece by piece and taking it out. That's happening now, and progress is faster this morning. Once we've got the auger out, then we can go in and have a look at the pipe and see what condition that's in, and then we can assess what next. As you know, we're about less than 10 metres away, but it's as if it could be 1,000 kilometres away because we still don't exactly know what's there. We don't know if it's girders. तो ऑपरेशन जिंदगी की कवायद अब और तेज हो गई। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।